नमस्कार दोस्तों। जरूरी नहीं कि हर जंग को जीता जाए, जरूरी ये कि हर हार से कुछ सीखा जाए। दोस्तों, वादे के मुताबिक ये हमारा चैनल जो शुरू हुआ है और जिस पर हम जो है एक न एक शख्सियत को यहाँ बुलाकर और उनकी सक्सेस की स्टोरी अपने चैनल के माध्यम से और आप सबको पहुंचाते हैं, उससे आप भी इंस्पायर्ड होते हैं, मैं भी इंस्पायर्ड होता हूँ। और आज मैं रियली वेरी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जिस शख्सियत को मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ वो डेफिनेटली गंगापुर शहर की एक शान है। पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद पर आसीन मिस्टर हिमांशु शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम उनके मुंह से ही सुनेंगे उनके सक्सेस की स्टोरी और जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक जीरो से हीरो बनने का सफर और कैसे वो और कितना वो मोटिवेशन भरा, एक ऊर्जा भरा उनका एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा वही एक कितना ऊर्जावान भरा भरा हुआ है कि उसी से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाएंगे। तो जब मैं स्वागत करता हूँ हमारे हिमांशु जी का। सर, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और ये चैनल है जहाँ पर कि हम सक्सेस स्टोरी आप सबके जो इंस्पायर्ड होके और हम ऑडियंस को हमारे बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका सर एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपका देना चाहता हूँ। सर का जो है जो कैरियर है वो शुरू हुआ है, पहले एजुकेशन में थे सर 2005 से 2010 और उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में आपने जो है डिप्टी एसपी का पद संभाला 2010 से 2018 तक, जहां आप जोधपुर, झालावाड़, अलवर, भरतपुर में आपने अपने पद पर रहे। उसके बाद आप जो है प्रमोटेड हुए एडिशनल एसपी के पोस्ट पर और पहले आप भरतपुर में वर्क किया, उसके बाद आप सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में अपनी सेवा दे रहे हैं सर। और आपने इसके अलावा आपने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भी जयपुर में आपने वर्क किया है, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर में भी आपने वर्क किया। और सबसे बड़ी खासियत यह है सर कि आपका जो एजुकेशनल कैरियर है वो भी बड़ा वो रहा है, इंस्पायर्ड रहा है कि आपने जो सेकेंडरी जो वो है उसमें आप थर्ड मेरिट थी आपकी ऑल ओवर राजस्थान में और आपकी सीनियर सेकेंडरी में फर्स्ट मेरिट थी। ये बहुत ही ज्यादा सर इतना मोटिवेशनल वाला वो है, आपका पूरा कैरियर आपका मोटिवेशनल वाला है। और मैं थोड़ा सा एक जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि सर आप एजुकेशन में थे, इतने टॉप मेरिट में आपने अचीव किया, आपने एजुकेशन सर्विस दी, उसके बाद ये जो पुलिस डिपार्टमेंट आपको चूज करना ये आपका इंटेंशनली आपका था या इट हैपेंस कि जस्ट आपको हुआ और आपने एक्सेप्ट कर लिया? तो सर थोड़ा सा पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने कैरियर आपने कैसे बदला एजुकेशन से और आप इधर पुलिस डिपार्टमेंट में आप आए। ये तो सर थोड़ा सा आप प्लीज बताएं। डॉक्टर साहब थैंक यू, एक तो आज आपने ये मौका दिया और मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए इसमें गंगापुर सिटी से ही लोग जुड़े हुए हैं या बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं? सर ये एक्चुअली गंगापुर सिटी से नहीं, बाहर से भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मेरा फेसबुक पेज पर ये लाइव हो रहा है, मेरे पेज पर भी लाइव हो रहा है और वहाँ पर जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, वो सिर्फ गंगापुर शहर से नहीं है। तो ये गंगापुर शहर को ही नहीं, बाहर के जो है जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबको ही है जो मोटिवेट करेगा, उन सबको जो है बहुत अच्छी प्रेरणा और आपके इस प्रोग्राम से और होने वाली है। डॉक्टर साहब मैं आप बिल्कुल आज से यूं समझो कि 20 साल पुराने फ्लैशबैक में मैं जा रहा हूँ। बचपन से ही उसे ही एक आदत थी कि जो भी जिसको कहे आप टास्क मिले या जो भी जिम्मेदारी दे उसको ढंग से पूरा करे। जैसे 10th क्लास में जब मैं था तो सिर्फ इतना ही सोचा था कि 10th क्लास में अच्छे से अच्छी तैयारी करे और उम्मीद भी नहीं थी क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन सिंसियरली काम किया तो मेरी राजस्थान बोर्ड में 3rd पोजीशन रही। और एक सपना था कि बड़ा आदमी बने, ऐसा मतलब अच्छा सा कोई ऑफिसर बने। परिवार में मेरे मामा जी RAS ऑफिसर थे तो कहीं ना कहीं मेरे रोल मॉडल में थे, पर इतना बस ऐसा नहीं था कि कैसे बनेंगे क्या बनेंगे। उसके बाद 12th में आ गए, फिर 12th में दिया और थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी की तो मेरी राजस्थान बोर्ड में 1st रैंक रही। फिर ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन में मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। कुल मिला के सपना था ये कि बड़ा ऑफिसर बने। और उसके बाद जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन PG B.Ed जब RAS का एग्जाम हुआ तो जो भी एग्जाम दिया, और मैं खुशकिस्मत हूँ मेरे को मेरे पेरेंट्स का बिल्कुल आशीर्वाद रहा। मेरे टीचर्स मेरे प्रति बहुत ही हम्बल थे और मैं भी ऑनेस्ट था और जितनी मैंने मेहनत की ईश्वर ने मेरे को रिवार्ड दिया और उसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये थी कि एक बड़ा ऑफिसर बने अपन और ईश्वर ने मेरे को मेरी मेहनत का रिवार्ड। सर बहुत बिल्कुल आपका बहुत अच्छा विचार है कि जब तक हमें अथॉरिटी नहीं आएगी, जब तक हमें पावर नहीं आएगी, जब तक हम अपनी सर्विसेज हम डिलीवर नहीं कर सकते। सर अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, एक पावर होना बहुत जरूरी है जिससे कि हम अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकें। सर बिल्कुल आपने आपका जो इंटेंशन है वो इतना अच्छा एक इंटेंशन था कि आप एक अथॉरिटी लेके और फिर आप डिलीवर कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप अभी भी सर मैं आपसे जितना मैं आपसे संपर्क आया हूँ तो मैंने जाना है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं सर।
अभी भी आप इतने हम्बल और इतने जो है आप कंसिडर करते हैं दूसरे आदमी का भी, आप जो है वो पूरा वो रखते हैं। एक ये एक बहुत बड़ा जो है सर, एक जो एक इंप्रेशन होता है ना एक पुलिस डिपार्टमेंट का, वो एक ऐसा इंप्रेशन होता है कि वहां पर थोड़ा सा एक रिजर्वेशन रहता है। जैसे जो दूसरे वो है वो लोग थोड़ा रिजर्व रखते हैं, एक थोड़ा सा एक फियर और एक वो तो है ही है। तो डेफिनेटली, लेकिन वहां पर भी आप इतना कंफर्टेबल करते हैं सामने वाले आदमी को सर, ये आपकी जो खासियत है, ये जो आपका व्यक्तिगत जो गुण है, वो डेफिनेटली बहुत इंस्पायर करने वाला है। तो सर बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर कि कोई ऐसी एक कोई वाकया आप बताएं अपने जीवन का, एक कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो डेफिनेटली आपको तो प्रभावित करा ही है उसने, और वो डेफिनेटली हमारे जो ऑडियंस है और मेरे मेरे को खुद को जो है वो बहुत प्रभावित करेगी। तो सर थोड़ा सा कुछ एक ऐसी एक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी सर। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि एक स्टोरी नहीं, मतलब ऐसी आ, बहुत सारी कहानियां हैं इस टाइप से, पर जी जी मैं उनमें से एक कोई मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ। जी जी जब मेरा इसमें आरएएस में सिलेक्शन हुआ, मुझे आरपीएस मिली, तो जी जी मैं भी, जो भी आपने कहा कि पुलिस को लेकर कई सारे मायने हैं लोगों के, लोग इसको थोड़ा सा निगेटिविटी के रूप में भी लेते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा ही था कि यार पता नहीं ये सर्विस के लिए अपन सुटेबल है या नहीं है। इसी जी दरमियान मेरा एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, और जी मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में था, और हमारी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स टफ होती है। तो जी जी जैसे ही मैं मतलब परमिशन के पे गया हुआ था, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं वापस आता हूँ, और सुबह एक मार्का होता है, मार्का मतलब 5 बजे जी आपको एनी हाउ वहां मार्का जो एक जगह है, परेड जी ग्राउंड, वहां पर पहुंचना ही पहुंचना होता है। मैं नहीं जा पाया। जी और उसके बाद जो हमारे आउटडोर के जो अधिकारी थे, एडिशनल एसपी, वो आए और उन्होंने मुझे मतलब काफी कुछ, उन्होंने अपने पुलिस की शब्दावली में काफी कुछ उन्होंने सुनाया। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा जी लगा कि यार नहीं, ये जो अपन छोड़ेंगे, अपन को कोई ज्यादा मतलब नहीं है, अपन कोई दूसरी जॉब की और तलाश करेंगे। उसके बाद मेरी काउंसलिंग हुई। अभी जो आरपीएससी के चेयरमैन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जी जी और पुलिस में मेरे रोल मॉडल है, जी और जी मैं उनके पास गया तो उन्होंने पूछा। मैंने ऑब्वियसली एक रिजाइन लिख दिया था कि मैं इस पुलिस की ड्यूटी करने में अपने आप को असमर्थ मानता हूँ। उन्होंने मुझे काउंसलिंग की, मुझे मोटिवेशन दिया, जी जी और जिस तरीके से उन्होंने समझाया कि नौकरियां और भी बहुत है, लेकिन इस नौकरी में रहते हुए आप मतलब जो पब्लिक की जो सर्विस दे पाओगे, आप पब्लिक को तुरंत रिलीफ दे पाओगे, सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से लेकर मेरा आज तक अब यही सपना है कि या तो मतलब इससे बेहतर कोई दूसरी नौकरी नहीं हो सकती। मेरा एक ही बच्चा है, मैं चाहता हूँ या तो आर्मी में जाए या वो पुलिस में जाए। और दूसरे शब्दों में, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और पुलिस की नौकरी में डिसिप्लिन का खासा महत्व। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली तो ये सर, एक बिल्कुल। इंसिडेंट था कि जहाँ उस घटना से पहले मैं एक बार सोच रहा था इस पुलिस को छोड़े, लेकिन जो हमारे डीजीपी भी रह चुके डॉक्टर भूपेंद्र यादव साहब, अभी जी आरपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने जी जिस जी तरीके से मुझे काउंसलिंग की, और उस दिन के बाद से तो मुझे लगता ही नहीं है कि इससे बेहतर कोई दूसरी नौकरी हो सकती है। प्लीज सर, बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। आपका आपका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ दिखता है कि कितना आपका एक सर्विस का और एक जुनून आपका है, और उसके इवन आप अपने बच्चे को भी जो है इसी लाइन में डालना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है बाय इट्स बाय चॉइस, इट्स नॉट कि जस्ट हैपन, ये आपने चॉइस से जो है चूज किया। उससे लगता है सर आपका इंटेंशन बिल्कुल साफ है। और डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं, डेफिनेटली जो इतने चैलेंजेस जो अभी है, ये कोरोना पैंडेमिक का चैलेंज तो है ही है, इसके अलावा जो शहर के जितने भी चैलेंजेस हैं उसको अपनी सूझबूझ से और आप जिस तरह से डील कर रहे हैं वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं सर इस मामले में। और डेफिनेटली मैं जो आप आज जितने भी जुड़े हुए हैं उनके कमेंट्स भी आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और लोग डेफिनेटली सर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होंगे आपके आज इस सेशन से। आपने समय निकाला डेफिनेटली इसके लिए। मैं थोड़ा सा सर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप सक्सेस स्टोरी आपकी सुनी सर, डेफिनेटली वो मोटिवेशन लाके लेगी। क्या होता है सर कि कुछ ऐसा एक फेलियर भी होता है हमारी लाइफ में, वो भी हमें कुछ बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो आपकी लाइफ का कुछ ऐसा एक फेलियर बताएं सर, जो जिससे हमको हम वो गलतियां नहीं करें जिंदगी में, हम वो गलती नहीं करें और हम पहले ही सतर्क रहें। कहने का मतलब है कि खुद गलती करें उससे बेटर है कि हम जो है जो ऑलरेडी जो मिस्टेक कर चुके हैं उनकी गलतियों से भी हम सीखें। तो सर कोई इस तरह का कोई वाक्य अगर हो तो वो भी जरूर थोड़ा हमें शेयर करें सर, तो वो काफी हमें अच्छा लगेगा। सर से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, शायद कोई नेट का इशू है। मैं हम वेट कर रहे हैं अभी, शायद हो सकता है कि अभी थोड़ा दो तीन मिनट में सर जो है अभी जुड़ जाएंगे साथ में। ये बीच में कई बार नेट का इशू आता है इस कारण। तो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं सर ने जो है अपना इतना व्यस्ततम समय, आपको पता है पुलिस की नौकरी कितनी
एक व्यस्ततम नौकरी होती है, उसमें भी जो जिस पोजीशन पर आज सर है वो कितना एक व्यस्ततम जो है वो पोजीशन है, उस पर भी वो समय निकाल के और हमें आज अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी करियर लाइफ के बारे में हमें बता रहे हैं। तो डेफिनेटली इंस्पायरिंग है। आप हमसे जुड़े रहिए। अभी सर डेफिनेटली जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू आया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन बिजनेस दिखता है बहुत इजी, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि अगर आपको अपना प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना है तो एजेंट्स को 30 से 40% तक का कमीशन तो देना ही पड़ता है, राइट? तो अब ऐसे में प्रॉफिट कहां से अर्न करेंगे, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। तो ट्राई करें इंडिया की डिजिटल ऐप फोटो कार्ट, क्योंकि फोटो कार्ट के जरिए आप कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट 0% कमीशन पर, यस 0% कमीशन पर बेच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनफैक्ट फोटो कार्ट पर प्रोडक्ट लिस्ट करना भी बहुत ही इजी और सिंपल है। बस प्रोडक्ट के बार कोड को अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन करो और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डालो और हो गया आपका प्रोडक्ट लिस्ट। सिंपल है, राइट? इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ आप अपना प्रोडक्ट बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन या जीएसटी के भी सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कस्टमर को मिलता है ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी और पे विथ एन यूपीआई जैसे एक्साइटिंग फीचर्स, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सोच क्या रहे हैं? आज ही डाउनलोड करें फोटो कार्ट, इंडिया का डिजिटल ऐप, और अर्न करें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। वेलकम बैक सर। सॉरी, एक्चुअली जो है थोड़ा सा हो सकता है नेट का इशू इधर से हो गया होगा। तो सर वेलकम बैक। और बात जो चल रही थी सर कि आपका कुछ एक फेलियर भी सर आपका कुछ बताया, ऐसी स्टोरी जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। देखिए, जब मैं 7th क्लास में था जी जी, तो मेरे 60% आए, एग्जैक्ट 60%, न 1% 1 नंबर कम और न 1% ज्यादा। और मुझे यूं लगा कि अगर 1 नंबर भी कम आ जाता तो मैं कैसे कहता कि मैं 2nd डिवीजन आ जाता। उसके बाद तो मेरे हमेशा 90s के अंदर स्कोर रहा। तो मुझे अभी भी याद है 7th क्लास का वो जो रिजल्ट है, तो वहां मुझे मेरे एग्जैक्ट 60% आए थे। और उसको मैं मानता हूँ कि उससे मैंने सीखा भी काफी कुछ ऐसा है। उसके बाद काफी सिनेरियो चेंज हुआ। तो वो मेरा इंसिडेंट है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। सर बहुत अच्छा आपने बिल्कुल बताया सर। डेफिनेटली जो फेलियर जो होता है उसी से हम एक्चुअली वो ऑब्स्टेकल जो होते हैं वही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं और हम उन्हीं से जो है आगे अपना गोल हम डिसाइड कर पाते हैं। तो डेफिनेटली ये होता है सर। ये और जो भी आपका जो अचीवमेंट है, और इतने अचीवमेंट के बाद में कई बार क्या होता है सर, एक जो हम क्या एक पर्टिकुलर उसमें बंधे होते हैं। समाज में एक ये इम्पोज किया होता है, हमारे हमारे पेरेंट्स ने हमारे बच्चों के ऊपर इम्पोज किया होता है कि भैया अगर तेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना तो तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। ये इस तरह का एक इम्पोजिशन जो किया हुआ है, उसमें जो हमारा खुद का जो पैशन है, हमारा जो खुद का जो वो है, उसको हम वो नहीं कर पाते, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन सर आपने अपना अंदर इंट्यूजेंस का सुना, आपने अपने अंदर का मन का सुना कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, और डेफिनेटली आपने अपने उस ड्रीम के प्रति जो है अपना डेडिकेशन दिखाया और इतना अचीवमेंट आपने जो है किया सर। डेफिनेटली आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए सर। मैं जस्ट थोड़ा सा एक और ये जानना चाहूंगा सर, अभी इस टाइम कोरोना का बहुत बड़ा वो चल रहा है, ऐसे में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम सबको पालन करना है। डेफिनेटली आपका डिपार्टमेंट जो है पूरा इंश्योर करता है कि वो उसको पालन करें, लेकिन लोग इस चीज को समझे कि भाई आपके डिपार्टमेंट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े और लोग खुद ही जो है सेपरेट से जो है इस चीज को समझे। उसके लिए थोड़ा सा सर आपको कुछ संदेश हमें देना चाहिए हमारे ऑडियंस को कि कैसे हम बिहेवियर रखें, कैसे हम जो है जिससे आपको मशक्कत थोड़ा कम करनी पड़े आपके डिपार्टमेंट को, वो सर थोड़ा सा आप संदेश दें थोड़ा सा। देखिए डॉक्टर साहब, अभी भारत जो देश है डेवलपिंग कंट्रीज की स्थिति में आता है, और यहाँ हमारे यहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन है। अर्बन में लोग एजुकेटेड है, जो
थोड़े मीडियम क्लास के सिटीज है, वहाँ थोड़ा सा मिक्स पॉपुलेशन, और रूरल एरियाज में जो है वहाँ एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है। तो हमें भी कई चीजों से जूझना पड़ता है। इनिशियली हम देखें कि इस पहले वाले कोविड में सेंसिटिविटी लोगों की बहुत ज्यादा थी, डर ज्यादा था। दूसरा वाला जो फेज आया तो इसके अंदर इसे एजुकेशन की कमी कहो या थोड़ा सा आप उसको एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो, मतलब लोगों ने इसको लापरवाही से लिया। तो इसके रिजल्ट्स आप देखिए, मतलब वास्तव में हालात भयावह से भी बहुत ज्यादा भयावह हो गए थे। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हर चीज में एक्सपर्ट जो ओपिनियन देते हैं वो बहुत कुछ सोच समझ के देते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स जो जिस चीज को सजेस्ट करते हैं, हमारी सरकार जिस चीज को सजेस्ट करती है, हमें निश्चित रूप से उन चीजों की पालना करनी चाहिए। अगर हम पालना करते हैं तो बिल्कुल उसके बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। मास्क लगा के रखना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसके अंदर जहां वैक्सीन की है तो वैक्सीनेशन करवाना। कहीं भी मान लो किसी के ILI सिम्टम्स आते हैं, सर्दी जुकाम बुखार इस टाइप की कोई बात है, तो तुरंत डॉक्टर से के पास जाना। ये ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है जिनको कि मतलब कोई समझने के लिए कोई ज्यादा दिमाग चाहिए या कोई बहुत ज्यादा कोई योग्यता चाहिए, शैक्षणिक योग्यता चाहिए। और जिन लोगों ने इसको समझा, अपनाया, जो कोविड पॉजिटिव हुए तो भी उनको कोई बहुत ज्यादा उनके कोई मतलब कोई सीरियस स्थितियां नहीं आई। स्थितियां तब बिगड़ी जब लोग लापरवाह रहे और उन्होंने टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। तो आने वाला टाइम वापस चुनौती भरा है। सरकार जो अपनी तरफ से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, वैक्सीनेशन को लेकर समझो, या जो मतलब सरकार अपने स्तर पर दवाइयां जांचें वगैरह, तो हमारा कहना यही है, इतना सही है कि आप भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम प्रत्येक व्यक्ति से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद भी समझदारी पूर्ण तरीके से व्यवहार करे, ताकि जो सीमित संसाधन है उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। अभी वापस चुनौती बता रहे हैं, थर्ड स्टेज लेयर की सेकंड जो स्टेज है वो तो थोड़ी सी काफी कंट्रोल में है। तो अगर हम वास्तव में समझदारी पूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान बहुत कम होगा। जी सर, बिल्कुल आपने सर सही कहा। बिल्कुल अकाउंटेबल होना पड़ेगा सर, वही है आपका जो मैं समझ सकता हूँ जो मतलब है इन सेंस वही है कि हमको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यही नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट और हम जो एडमिनिस्ट्रेशन और हम जो है पुलिस विभाग को और मेडिकल विभाग को जो है वो उसके डिपेंडेंट हो जाए पूरा, और हम जो है उनको उन पर छोड़ दें सब कुछ। हम खुद भी तो अकाउंटेबल हो, हम खुद भी तो जिम्मेदार बने, हम खुद भी तो एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें जो बहुत जरूरी है। और जितनी भी ये कैजुअलिटी और ये जो हुई है उसमें जो मेन जो रीजन रहा वो यही रहा कि हम अपने खुद की जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई। डेफिनेटली सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और सभी जो दर्शक हैं वो भी बिल्कुल सहमत है। आपने बिल्कुल ये सही बात कही सर। थोड़े दो तीन सफलता के मंत्र ऐसे जो है जो आज क्या जमाना सर उसी का हो गया ना कि फास्ट फूड का जमाना है और फास्ट टिप्स का जमाना है, तो कुछ ऐसे 2-3 सफलता के मंत्र सर थोड़ा सा बता दें हमारे ऑडियंस को, तो थोड़ा सा इनका सबका जो है मेरा भी और उनके सबका बना होगा सर। देखो, आप जो ये पूछ रहे हो इतना आसान है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको अपनाएगा तो मैं कह रहा हूं 100%, 99.99 नहीं 100% सफल होगा। जी जी, अनुशासन और हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कठोर परिश्रम, पूरी दुनिया में कहीं इसका कोई मुकाबला नहीं है सर। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। एक दिन में हम कोई एवरेस्ट को फतेह नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप क्रिकेट में देखो, जब बड़ा लक्ष्य हासिल करना होता है तो हम उसको स्टेप्स में बांट के कि 1 ओवर का ही 1 ओवर में ये करना है, 1 ओवर में। तो जगह हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बनाते हैं तो पहले महीने भर, 2 महीने, साल भर, 6 महीने, तो उसमें स्टेप्स में कि आज के मेरे दिन का लक्ष्य है कि मुझे इतनी तैयारी करनी है। तो टारगेट्स अचीवेबल हो, छोटे हो, और उसमें हम हमारी पूरी सिंसियरिटी दे। मैं वापस कह रहा हूँ, हार्ड वर्क और सिंसियरिटी 2 है। इसके बाद तीसरा लक है जो हमारे बस में नहीं है, और ईश्वर 100% हमें हमारी मेहनत का फल देता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिल्कुल सर, आपने बहुत बिल्कुल एक नट सेल में आपने बिल्कुल बताया सर
हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी डेफिनेटली। एंड गोल जो है आपको छोटे छोटे रखने हैं, छोटे छोटे गोल आप जो है अचीव करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको फिर और बड़ा गोल अचीव करने में आपको सहायता मिलेगी डेफिनेटली सर। और लक जो है वो डेफिनेटली इन चीज से बनेगा, अगर आपने ये सब किया तो डेफिनेटली लक भी जो है वो आपका साथ देगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पूरे ऑडियंस भी सहमत है सर, बड़े एक्साइटेड है काफी आज जो है हमारा, मैं देख रहा हूँ सर ऑडियंस काफी जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स भी काफी आ रहे हैं सर। और इस प्रोग्राम को ये मैं सारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली इस वीडियोस को जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सके उतना आप शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, और ये जो पूरा जो सक्सेस का एक पुंज, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सफलता का पुंज, जो एनर्जी का पुंज जो है यहाँ पर आज हमारे सामने रूबरू है हमसे, उनका जो है इंस्पिरेशन आप सबको मिले डेफिनेटली सर। मैं अभी प्रोग्राम को जो है, क्योंकि प्रोग्राम तो आपसे चाहता हूँ सर कि मैं 1 घंटे बात करता रहूँ तो भी कम है, लेकिन प्रोग्राम की एक थोड़ा देखना पड़ेगा, लिमिटेशन देखनी पड़ेगी। आप भी सर एक व्यस्ततम उसमें है, प्रोफेशन में है, तो डेफिनेटली उसका भी देखना पड़ेगा। तो सर मैं लास्ट में मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम जो है फोटो कार्ड स्पॉन्सर करता है सर। फोटो कार्ड एक मार्केट प्लेस ऐप है जो कि प्रोडक्ट सेलिंग वाले जितने भी बिजनेस जो है लोग, उनको एक ऐप प्रोवाइड करता है जहां पर कि वो अपना प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं सर। तो सर थोड़ा सा आप एंडोर्स कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप उस पर है सर, और आपकी लोग तो आप एक बार एंडोर्स कर देंगे उन व्यापारी भाइयों के लिए जो किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो इससे जुड़ेंगे सर मार्केट प्लेस। जी सर। देखिए मुकेश जी, समय निश्चित रूप से जिस गति के साथ बदल रहा है, और हमने खुद ने देखा कि इस कोविड जब से आया है, जब तो वास्तव में मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। ऐसे में फोटो कार्ड जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने उपलब्ध करवाया, जहां कोई भी आदमी बिना किसी समस्या के मतलब परचेज भी कर सकता है, खरीद भी सकता है। तो मैं यही आपके इस चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसी चीजों से जुड़े, लाभान्वित हो, और जो बायर है और जो सेलर है दोनों को प्रॉफिट मिले। इससे बेहतर कोई चीज दूसरी हो नहीं सकती, बीच में कोई मिडवे नहीं है। तो मैं इसके फोटो कार्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, यही अपील करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो है समय निकाल के और आप इस कार्यक्रम में जो है, उस कार्यक्रम को आपने बिल्कुल जीवंत बना दिया, और एक ऐसा कार्यक्रम बना दिया जो हिस्ट्री बनेगा, डेफिनेटली ये हिस्ट्री बनेगा सर। और मैं आपसे फिर ये आशा करूंगा कि दोबारा भी आप इस तरह से हमें मौका देते रहेंगे, इस तरह की इंस्पिरेशन आपका, और जो हमें गाइड करते रहेंगे उसके लिए। और मैं सारे ऑडियंस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो है हमें सुना, सर को सुना, और डेफिनेटली सर ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आज संभव हो पाया आपके समय देने से, और थैंक यू। और मैं इसी तरह आपकी सक्सेस के लिए, उसके लिए सर मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप जो है आगे उत्तरोत्तर आप वृद्धि करते रहें, ऐसे ही आप सफलता के नए चरम आप छूते रहें सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।